हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी। और जो हम पढ़ रहे हैं वो अपनी लूसेंट की पूरी कंप्लीट सीरीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक 13 होगा, जिसमें मगध राज्य का हम उत्कर्ष पढ़ेंगे। तो मगध राज्य के उत्कर्ष में जो भी लूसेंट में हमारे टॉपिक्स जितने भी पॉइंट दिए गए हैं हम वो सभी कवर करेंगे। जिसमें पहला पॉइंट, अगर हम मगध राज्य का उत्कर्ष देखते हैं तो उसमें पहला पॉइंट है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे? बृहद्रथ थे। और अगर इसकी राजधानी की बात करते हैं तो गिरिब्रज थी, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। फिर जरासंध बृहद्रथ का क्या था? पुत्र था। तो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बृहद्रथ थे। तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक जो थे वो बृहद्रथ थे। और इसकी राजधानी गिरिब्रज या जिसको राजगृह भी कहते हैं। जरासंध जो थे वो बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक जो थे, मगध में कई सारे वंश थे तो संस्थापक अलग अलग। तो सबसे जो मगध साम्राज्य में जो सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? बृहद्रथ थे। और जरासंध जो थे वो बृहद्रथ के क्या थे? पुत्र थे। अब मगध में ही जो सबसे पॉपुलर वंश था वो कौन था? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बिंबिसार थे। मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो बिंबिसार गद्दी पर बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो जो ये बिंबिसार थे वो कौन से धर्म को मानने वाले थे? तो ये बौद्ध धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या कर दिया था? बल दिया था। तो अगर प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या दिया था? बल दिया था। और अगर हम बात करते हैं तो बिंबिसार बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में क्या कर लिया था? मिला लिया था। तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त जो अंग राज्य का क्या रहा होगा? राजा रहा होगा। तो ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को भी क्या कर लिया था? मगध में अपने मिला लिया था। और बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। तो बिंबिसार कौन थे? हर्यक वंश के क्या थे? संस्थापक थे। और राजगृह का निर्माण करके क्या किया था? अपनी राजधानी बनाया था। मगध की राजधानी किसको बनाया था? राजगृह को बनाया था। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। तो कितने वर्षों तक शासन किया था? 52 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को क्या किया था? भेजा था। तो महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने क्या किया था? राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो महात्मा बुद्ध, क्योंकि ये महात्मा बौद्ध धर्म को मानते थे बिंबिसार, तो महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए किसको भेजा था? अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो राजवैद्य जो जीवक थे वो किसके राजवैद्य थे? तो वो बिंबिसार के थे। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। तो अवंती के राजा थे, क्या नाम था उनका? अवंती के राजा प्रद्योत। फ्रेंड्स, कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि बिंबिसार का समकालीन राजा कौन था, मतलब बिंबिसार के समय के साथ साथ अवंती का राजा कौन था? तो कौन था अवंती का राजा? प्रद्योत था। जब प्रद्योत पांडु रोग से ग्रसित था उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा के लिए क्या किया था? भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। इसने नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से, तो कौशल के जो राजा थे प्रसेनजित, उनकी बहन महाकोशला से, और वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से, तो चेटक की पुत्री वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से, तथा मध्य देश जिसे आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से क्या की थी? शादी की थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि इन्होंने क्या किया था? वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य साम्राज्य को क्या किया था? बढ़ाया था। तो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से, और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से क्या की थी? शादी की थी। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। तो बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसके खुद के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया था। 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक था। तो अजातशत्रु का और दूसरा नाम क्या था? कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। तो जो अजातशत्रु था वो प्रारंभ में किसका अनुयायी था? जैन धर्म का था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध में क्या किया था? शासन किया था। हमने बिंबिसार का काल देखा था कि कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक। वहीं अगर अजातशत्रु का पढ़ रहे हैं तो 32 वर्षों तक मगध में क्या किया था? शासन किया था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार या वरस्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। तो अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था, जिसकी सहायता से वैशाली पर क्या किया था? अजातशत्रु को विजय प्राप्त हुई थी।
अब अगर हम बात करते हैं तो 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदायन मगध की गद्दी पे बैठा। तो अब अजातशत्रु की हत्या कौन करता है? उसी का बेटा उदायन जो रहता है वो हत्या कर देता है और मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। उदायन ने पाटलिपुत्र की पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र की क्या की थी? स्थापना की थी। और ये कौन से धर्म से था उदायन? जैन धर्म से था। हर्यक वंश का जो अंतिम राजा माना जाता है, ये किसे माना जाता है? तो जो अंतिम राजा माना जाता है वो उदायन का पुत्र नागदशक था। तो हर्यक वंश का जो अंतिम राजा माना जाता है वो कौन माना जाता है? उदायन का पुत्र नागदशक। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने, अमात्य मतलब प्रधानमंत्री, या अगर हम बात करें तो राजा के बाद जो मुख्य सेनापति होता है उसे क्या कहा जाता है? अमात्य कहा जाता है। तो नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। तो अगर हम बात करते हैं हर्यक वंश, हर्यक के वंश के बाद जो वंश आएगा अब वो कौन सा मगध में वंश राज करेगा? तो उसका नाम होगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की थी। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था कि बिंबिसार ने राजधानी कहाँ पे बनाई थी? राजगृह में। फिर उदायन आता है जो कि राजधानी कहाँ बना देता है? पाटलिपुत्र में। अब जब शिशुनाग वंश आते हैं तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ कर दी है? वैशाली में स्थापित कर दी है। अब अगर बात करते हैं तो शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम क्या था? काल अशोक। तो शिशुनाग के बाद कौन आते हैं? काल अशोक। पुनः राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर देते हैं? पाटलिपुत्र में ले जाते हैं। शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? नंदीवर्धन। तो शिशुनाग वंश के जो अंतिम राजा थे वो कौन थे? नंदीवर्धन। वहीं पे अगर हमने देखा था कि अगर जो हमने बात की थी हर्यक वंश के जो अंतिम राजा थे उनका नाम क्या था? नागदशक था। इसके बाद नंदीवर्धन अंतिम राजा था शिशुनाग वंश का। अब हम बात कर रहे हैं, इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है, नंद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। तो जो नंद वंश के अंतिम शासक थे कौन थे? घनानंद। और ये किसके समकालीन थे? घनानंद ये सिकंदर के समकालीन थे। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। किसे पराजित किया? घनानंद को। किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और युद्ध में पराजित किया किसे? घनानंद को। और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की क्या करी थी? स्थापना की थी। और घनानंद किस राजा का समकालीन था? तो ये सिकंदर का समकालीन था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने अपना 13th टॉपिक जो कि लूसेंट में दिया हुआ है उसे कंप्लीट किया। अब हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 14th टॉपिक है लूसेंट का जो सिकंदर के बारे में है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और सिकंदर के पिता का नाम जो था वो फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। तो फिलिप जो था वो 359 ईसा पूर्व में किसका शासक बना था? मकदूनिया का शासक बना था। और इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। सिकंदर अरस्तु का क्या था? शिष्य था। तो सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। अभी सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब प्रारंभ किया? 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। और सिकंदर का सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। ये इंपॉर्टेंट है कि सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। इसी युद्ध को क्या कहा जाता है? हाइड स्पीच के युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी की पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर के जो जल सेनापति था उसका क्या नाम था? निर्याकस। सिकंदर का प्रिय घोड़ा कौन था? बाऊकेफला। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बेऊकेफला नामक नगर बसाया था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने सिकंदर के बारे में देखा। अभी सिकंदर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है कि सिकंदर जो था उसने पंजाब के शासक पोरस के साथ क्या किया था? युद्ध किया था। जिसे क्या कहा, कौन सा युद्ध की संज्ञा दी जाती है? हाइडेस्पेज के युद्ध या झेलम के युद्ध का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। और जो सिकंदर का जल सेनापति का नाम क्या था? निर्याकस था। तो इस तरीके से हमारा 14 टॉपिक है लूसेंट में वो कंप्लीट होता है। अब हम अपने 15 टॉपिक की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हमने देखा था कि जो नंद वंश के बाद जो आएगा वो कौन आएगा? मौर्य साम्राज्य आएगा। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद और अंतिम शासक जो थे वो घनानंद। तो यही चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? घनानंद को हराते हैं युद्ध में और किस नए वंश की स्थापना कर देते हैं? मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉटस कहा है। तो किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉटस कहा है? तो किसने कहा है सेंड्रोकॉटस? जस्टिन ने कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है।
विशाखा दत्त ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है क्या मुद्रा राक्षस। तो विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो विशाखा दत्त ने विशाखा दत्त रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका मतलब होता है निम्न कुल से उत्पन्न। खनानंद को हराने में चाणक्य ने, चाणक्य का अन्य नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। तो अगर हम बात करते हैं कि घनानंद को हराने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो किसकी थी, चाणक्य की थी। और बाद में जब चंद्रगुप्त राजा बनते हैं, शासक बनते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन रहते हैं, तो यही चाणक्य ही रहते हैं। और चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र, और जिसका संबंध किससे है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजधानी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स कि कब बैठा था, तो 322 ईसा पूर्व में बैठा। और जो चंद्रगुप्त थे वो कौन से धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया। तो मतलब अंतिम समय जब वो उनकी मृत्यु हो रही थी तो वो कहाँ थे, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर अपना अंतिम समय बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को क्या किया था, हराया था। हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का क्या था, सेनापति था। तो चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को क्या किया था, हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी किससे कर दी थी, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरांत चंद्रगुप्त को दिए। तो सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह किससे कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से, और उनको काबुल, कंधार, हेरात और मकरान क्या किए थे, चंद्रगुप्त को दे दिए थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की क्या की थी, दीक्षा ली थी। तो जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी, भद्रबाहु से ली थी। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। तो मेगस्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का क्या था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, मेगस्थनीज था, जो कि कहाँ रहता था, चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। तो मेगस्थनीज ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम क्या है, इंडिका है। मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। तो अगर सम्राट जो थे वो अगर जनता के सामने जाते थे तो शोभा यात्रा के रूप में क्या किया जाता था, जश्न मनाया जाता था। और उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है। तो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में कुछ चीज़ें लिखी थी जो शायद बढ़ा चढ़ाकर भी कहा जाता है कि अतिशयोक्ति की बात रहती है। लेकिन इस तरीके से मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में क्या किया था, उनके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में क्या किया था, लिखा था। और उन्होंने क्या लिखा था कि राजा जो सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं, उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते हैं। पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था, पाटलिपुत्र के बारे में आखिर मेगस्थनीज ने क्या क्या बताया था। तो पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसमें पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यान और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। तो मतलब हमने देखा था कि 305 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। फलस्वरूप क्या हुआ था, सेल्यूकस निकेटर को जो चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी का क्या करवाना पड़ा था, विवाह करवाना पड़ा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का जो वर्णन है वो किसने किया है, एपियानस ने किया है। किसने किया है, एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा हुई थी। अब हम जब चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो शासक बनते हैं वो मौर्य वंश के, वो अगले कौन होते हैं, बिंदुसार होते हैं, जो कि कौन थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, पुत्र थे। तो अब बिंदुसार की एंट्री होगी। चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे क्या थे, उत्तराधिकारी थे। तो बिंदुसार कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो हुआ वो कौन हुआ, बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर क्या था, बैठा हुआ था। और बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था, तो अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता था। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो कौन से संप्रदाय का अनुयायी था, तो बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का क्या था, अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारीसार कहा गया है। तो वायु पुराण में जो बिंदुसार को क्या कहा गया है, भद्रसार कहा गया है या वारीसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत
भेजा था। जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त के दरबार में कौन राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। ठीक उसी प्रकार से जो बिंदुसार थे उनके दरबार में सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक क्या भेजा था, राजदूत भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो क्या माना जाता है कि मतलब मेगास्थनीज के बाद जो आए थे राजदूत वो कौन माने जाते हैं, डाइमेकस माने जाते हैं। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा जाता है, सिंहसेन कहा गया है। तो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है, सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में कौन था, तक्षशिला था, में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुशीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से क्या क्या मंगाए थे, 3 चीजें मंगाई थी, मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की क्या की थी, प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया है। तो बौद्ध विद्वान तारानाथ के हिसाब से अगर हम देखें तो बिंदुसार को 16 राज्यों का क्या बताया गया है, विजेता बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि बिंदुसार के बाद जो अगले शासक बने वो कौन थे, अशोक। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे थे। तो कब बैठे थे, 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर कौन बैठते हैं, बिंदुसार के पुत्र अशोक, जो अपने जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की थी उस वजह से उनको क्या कहा जाता था, अशोक महान कहा जाता था, द ग्रेट अशोका। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो थे वो अवंती के क्या थे, राज्यपाल थे। तो जब वो राजगद्दी पर बैठ रहे थे उस समय अशोक जो थे वो क्या थे, अवंती का राज्यपाल थे। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख से, कौन कौन से अभिलेख से, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो अशोक का नाम हमें कहाँ से पता चलता है, तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख से। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष, अगर हम बात करते हैं अपने अभिषेक के कौन से वर्ष, 8वें वर्ष, लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष, 8वें वर्ष, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग की राजधानी जो तोशली थी उस पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। अब हम बात करते हैं प्लिनी। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फिस टॉलेमी ने पाटलिपुत्र में डियोनिसियस नामक एक राजदूत भेजा था। तो हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि क्या था, कि अगर हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में तो मेगिस्थनीज राजदूत था, फिर बिंदुसार के समयकाल में हमने देखा था डायमेकस, और अभी अशोक के समय पे अगर हम बात करते हैं तो मिस्र के राजा फिलाडेल्फस थे ने पाटलिपुत्र में डियोनिसियस नामक एक क्या भेजा था, राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की क्या की थी, दीक्षा दी थी। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की क्या दी थी, दीक्षा दी थी। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, जिनका नाम क्या था, कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। तो आजीविकों को रहने के लिए जो आजीवक संप्रदाय के जो लोग थे उनको रहने के लिए बराबर की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण करवाया था। कर जिनका नाम क्या किया गया था, उन पहाड़ियों से जो गुफाएं बनाई गई थी उनका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। तो अगर हम बात करते हैं कि अशोक के जो पौत्र थे दशरथ, उन्होंने आजीविकों को नागार्जुन गुफा क्या की थी, प्रदान की थी। अशोक के 7वें अभिलेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों को हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। तो अगर हम अशोक का कौन सा स्तंभ लेख देखते हैं, 7वां स्तंभ लेख देखते हैं, तो उसमें आजीविकों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, आजीविकों का क्या किया गया है, उल्लेख मिलता है हमको कौन से स्तंभ लेख में, 7वें स्तंभ लेख में। तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। महामात्रों को क्या कहा गया है, आजीविकों को के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अब हम बात, एक नोट है कि आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो किसने की थी, मखली गोशाल ने की थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, मखली गोशाल ने की थी। और अशोक की माता का नाम क्या था, तो सुभद्रांगी था। अशोक की माता का क्या नाम था, सुभद्रांगी था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। भारत में जो शिलालेख का प्रचलन है वो सबसे पहले किसने किया है, अशोक ने किया है। अशोक ने शिलालेखों में ब्राह्मी, अगर हम अशोक का शिलालेख देखते हैं तो उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है, तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। अगर हम बात करते हैं ग्रीक और अरमाइक लिपि का, तो ये इसके जो अभिलेख हैं, ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख जो है वो हमको कहाँ से मिलता है, अफगानिस्तान से। खरोष्ठी का अगर हम बात करते हैं अभिलेख की, तो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। और शेष भारत से शेष भारत से हमको कौन सी लिपि में अभिलेख मिले हैं, तो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। खरोष्ठी लिपि कौन सी, कहाँ से, कैसे लिखी जाती है, तो दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है।
और अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में क्या किया जा सकता है, बाँटा जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज है वो किसने की थी? पादरैटी फैंथलर ने की थी और शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की सबसे पहली सफलता किसने प्राप्त की थी? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। तो अब हम बात करते हैं अशोक के प्रमुख जो 14 शिलालेख हैं उनके बारे में कि उनमें क्या-क्या बातें लिखी गई हैं। तो अगर हम देखते हैं पहला शिलालेख, तो इसमें पशु बलि की क्या की गई है? निंदा की गई है। तो पहले शिलालेख में क्या है? पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तो मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख कौन से शिलालेख में किया गया है? दूसरा शिलालेख। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो तीसरा शिलालेख किससे संबंधित है कि अपने राजकीय अधिकारियों को वो आदेश देते हैं कि आप हर 5वें वर्ष क्या कीजिए? दौरे पर जाइए, देखिए कि कैसा चल रहा है सब कुछ। और इसी शिलालेख में, तीसरे ही शिलालेख में धार्मिक नियमों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। तो इस अभिलेख में क्या किया गया है? भेरी घोष की जगह धम्म घोष की क्या की गई है? घोषणा की गई है। अब हम बात करते हैं 5वें शिलालेख के बारे में। तो 5वें शिलालेख में क्या कहा गया है कि इस अभिलेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी। तो धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में जानकारी कौन से शिलालेख से मिलती है? तो 5वें शिलालेख से मिलती है। छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा छठे शिलालेख में। 7वें और 8वें शिलालेख में बात की गई है कि अशोक की तीर्थ यात्राओं का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वां जो शिलालेख है, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में कार्य करेंगे। तो किसमें बोला गया है? 10वां शिलालेख में। अगर हम बात करते हैं 11वां शिलालेख की, तो इसमें क्या की गई है? धम्म की व्याख्या की गई है कि आखिर धम्म है क्या? तो 11वां शिलालेख में क्या बात की गई है? धम्म की बात की गई है। ये इंपॉर्टेंट शिला है कि धम्म की बात कौन से शिलालेख में की गई है? तो 11वें शिलालेख में की गई। और किसमें की गई थी? तो चौथे शिलालेख में बात की गई थी जिसमें कहा गया था कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष की क्या की जाएगी? घोषणा की गई है। 12वें शिलालेख में इसमें श्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की क्या की गई है? बात की गई है। और 13वें शिलालेख में अगर हम देखें तो इसमें कलिंग युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट कि 13वें शिलालेख लेख में क्या बात की गई है? कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की क्या की गई है? बात की गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का क्या है? वर्णन है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए क्या किया है? प्रेरित किया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने 14 जो अशोक के शिलालेख थे उनके बारे में क्या किया? अध्ययन किया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने क्या देखा? हमने शिलालेख देखे जो कि कितने थे? 14 थे। अब हम बात करते हैं किसकी? स्तंभ लेखों की, क्योंकि हमने देखा था कि अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बाँटा गया था, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। शिलालेख के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्तंभ लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो अशोक की स्तंभ लेख हैं, इनकी संख्या कितनी है? 7 है। और ये जितने भी स्तंभ लेख हैं, ये कौन-सी लिपि में लिखे गए हैं? तो ये केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। और ये 6 अलग-अलग स्थानों से क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। तो पहला जो स्तंभ लेख है, वो कौन-सा है? प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। तो प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहाँ स्थित था? कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में क्या किया था? स्थापित कराया था। तो प्रयाग स्तंभ लेख पहले शुरुआत में कहाँ बनवाया गया? तो ये कौशाम्बी में बनवाया गया, बाद में इसको उखड़वा कर कहाँ ले आया गया था? इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरे स्तंभ लेख जो कि है दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। तो इस तरीके से यह स्तंभ लेख जो था फिरोज शाह तुगलक बनवाया तो अशोक के कार्यकाल में था। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको टोपरा से कहाँ ले जाया स्थानांतरित कराया था? तो दिल्ली स्थानांतरित कराया था। तीसरा स्तंभ लेख है दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित था। यह स्तंभ लेख भी फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ स्थानांतरित करवाया? दिल्ली में। फिर हम चौथे स्तंभ लेख की बात करते हैं जिसका नाम है रामपुरवा। यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्ल लायल ने की थी। तो रामपुरवा अगर हम स्तंभ लेख की बात करते हैं तो कहाँ पे है? बिहार में है। और इसकी खोज जो है 1872 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? कार्ल लॉयल के द्वारा की गई थी। अब हम बात करते हैं लौरिया अरेराज। लौरिया अरेराज कहाँ पे है? ये भी एक स्तंभ लेख है जो कि कहाँ है? चंपारण बिहार में है। और लौरिया नंदनगढ़ ये भी कहाँ पे है? चंपारण बिहार में। इस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना हुआ है। किसमें? लौरिया नंदनगढ़ में। किसका चित्र बना हुआ है? तो मोर का चित्र बना हुआ है।
अब हम देखते हैं तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है। तो कौशाम्बी अभिलेख को कौन सा अभिलेख कहा गया है? रानी का अभिलेख। तो रानी का अभिलेख किसे कहा गया है? कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख, अगर हम अशोक के सबसे छोटे स्तंभ लेख की बात करते हैं तो कौन सा अभिलेख है? रूमनदेही अभिलेख है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई थी। तो रूमनदेही अभिलेख में क्या कहा गया है कि जब अशोक लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान क्या किया था, भू राजस्व की दर को घटा देने की क्या की गई थी, घोषणा की गई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे क्या हैं, बच्चे हैं। अशोक का सार एक गुना कंदहार अभिलेख ग्रीक व आर्माइक भाषाओं में क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो अगर हम प्रथम पृथक शिलालेख की बात करते हैं, प्रथम पृथक शिलालेख में क्या कहा गया है कि सभी मनुष्य क्या है, मेरे बच्चे हैं। और अशोक का सार एक गुना अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेइक भाषाओं में क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो अगर हम शारेकुना, हमने पहली बात की थी कि जो ग्रीक और आर्माइक लिपि का जो मिला हुआ अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, अफगानिस्तान से। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि शारेकुना जो कि कहाँ है, कंदहार में है, ये अभिलेख हमको कहाँ, किस लिपि में प्राप्त हुआ है, तो ग्रीक और आर्मेइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं मौर्य प्रांत और उनकी राजधानी के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोशली, दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी, सुवर्णागिरी, और प्राची या जिसे हम पूर्वी प्रांत कहते हैं उसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। तो इस तरीके से जो मौर्य प्रांत था क्या था, इतने साम्राज्य में क्या हुआ था, इस तरीके से इस सीमा में क्या था, ये फैला हुआ था। अब हम बात करते हैं साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। तो उपधा परीक्षण का संबंध किससे है कि साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को क्या किया जाता था, जांचा और परखा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए क्या होती थी, मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। तो जैसे आज के समय पे है कि जो देश के केंद्र मंत्री होते हैं उनकी सहायता के लिए क्या होती है, या जो मुखिया होते हैं उनकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होती है। सेम वैसे ही पहले था कि सम्राट की सहायता के लिए क्या होती थी, मंत्री परिषद होती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है कि मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारी होते थे, जो शुरुआती अधिकारी होते थे, उनको क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था, जिसे महामात्र भी कहा जाता था, जिसे किस नाम से जाना जाता था, महामात्र के नाम से भी जाना जाता था, जिनकी संख्या कितनी थी, 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया। तो अर्थशास्त्र में चर किसको कहा गया है, तो अर्थशास्त्र में चर जो है वो जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी, 5 थी। तो अगर हमने देखा था फ्रेंड्स, अभी जब हमने पढ़ा था कि प्रांत कितने थे, 5 थे, तो हमने यहाँ पे देखा था कि ये कितने प्रांत है, उत्तरापथ 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 प्रांत हुआ करते थे। तो अगर हम देखें तो अगर हम मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रांतों की संख्या कितनी हुआ करती थी, 5 थी, और प्रांतों को क्या कहा जाता था, चक्र कहा जाता था। तो प्रांतों को क्या कहा जाता था, चक्र कहा जाता था। चर किसे कहा जाता था, जासूस को कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। तो जो प्रांतों के प्रशासक हुआ करते थे वो क्या कहलाते थे, कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपत्ति के अधीन होते थे। तो जो प्रांतों का प्रशासक होता था उसको क्या कहा जाता था, या तो कुमार, या तो आर्यपुत्र, या तो राष्ट्रिक कहा जाता था। प्रांतों का प्रशासक, जिसे हम राज्यपाल या हम गवर्नर भी कह सकते हैं, तो प्रांतों का जो प्रशासक होता था वो क्या कहलाता था, कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। और प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था। तो प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। मतलब विषय का जो मुखिया होता था वो कौन होता था, विषयपति होता था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी वो क्या थी, ग्राम थी, और जिनका मुखिया कौन कहलाता था, ग्रामीण कहलाता था। तो अभी हमने पढ़ा था कि तीर्थ जो थे वो टोटल कितने थे, 18 थे। तो अभी हम जो भी 18 तीर्थ थे या इंपॉर्टेंट मंत्री थे उनके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, उनको जानेंगे कि वो कौन कौन से पद पर हुआ करते थे। तो अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ थे। तो पहला तो मंत्री, मंत्री कौन होता था, प्रधानमंत्री। पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का जो प्रधान होता था, मुखिया होता था, उसको क्या कहा जाता था, पुरोहित कहा जाता था। सेनापति तीसरा, सैन्य विभाग का जो प्रधान होता था उसको सेनापति कहा जाता था। राजा के पुत्र को क्या कहा जाता था, युवराज कहा जाता था। और यहाँ पे दौवारिक, दौवारिक मतलब राजकीय द्वार रक्षक जो होते थे उनको क्या कहा जाता था, दौवारिक कहा जाता था। अब अंतर्वेदिक, अंतःपुर का अध्यक्ष, मतलब जो राजमहल के अंदर की सारी चीजों को देखभाल करता था उसको क्या कहा जाता था, अंतर्वेदिक कहा जाता था। आय का जो होता था उसको क्या कहा जाता था, समाहर्ता कहा जाता था। और राजकीय कोष का जो अध्यक्ष होता था, जो राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था उसे क्या कहा जाता था, सन्निधाता कहा जाता था। तो राजकीय कोष का जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहा जाता था, सन्निधाता कहा जाता था। कारागार का जो अध्यक्ष होता था उसे प्रशासता कहा जाता था। कमिश्नर जो होते थे उन्हें प्रदेष्ट्री
नगर का कोतवाल जो होता था उसको क्या कहा जाता था? पौर कहा जाता था। प्रमुख न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? व्यवहारिक कहा जाता था। नगर रक्षा का अध्यक्ष नायक, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष कर्मांतिक, और जो ऐसे अध्यक्ष होते थे जो सलाह देते थे वो क्या कहलाते थे? मंत्रिपरिषद। सेना का सामान एकत्र करने वाला क्या कहलाता था? दंडपाल कहलाता था। दुर्ग का रक्षक दुर्गपाल, और सीमावर्ती दुर्गों का जो रक्षक होता था उसे क्या कहा जाता था? अंतपाल कहा जाता था। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने जो भी अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का के बारे में उल्लेख है, हमने उन सभी को क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं प्रशासकों में सबसे छोटा जो प्रशासक, अगर हम प्रशासकों की बात करते हैं तो जो सबसे छोटा हुआ करता था वो कौन था? गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। तो अगर हम बात करते हैं जितने भी प्रशासक हुए उनमें सबसे जो छोटा होता था वो कौन होता था? तो गोप होता था सबसे छोटा, और जो 10 ग्रामों का क्या करता था? शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। तो अगर हम मेगास्थनीज के अनुसार देखते हैं तो नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल, मतलब 30 लोगों का एक ग्रुप होता था, वो लोग नगर के प्रशासन संभालते थे। और ये जो 30 लोगों का ग्रुप था वो 6 समितियों में क्या था? 6 समितियों में विभाजित था, और प्रत्येक समिति में कुल कितने सदस्य थे? 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी था। तो एग्रोनोमोई कौन था? मार्ग निर्माण अधिकारी था। किसके हिसाब से? मेगास्थनीज के हिसाब से। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है फ्रेंड। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में देखा? अशोक के बारे में। तो अभी हमने बात की थी समिति के बारे में कि वो समिति कितनी होती थी? 6, और हर समिति में कितने सदस्य होते थे? 5-5 सदस्य। तो प्रथम समिति कौन सी होती थी? उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करने वाली समिति। दूसरी समिति का नाम था विदेशियों की देखरेख करने वाली समिति। तीसरी समिति का नाम था जन्म मरण का विवरण रखना। चौथी व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करना। पांचवी निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। और छठवीं जो समिति थी वो बिक्री कर वसूल करना। ये सारे क्या थे? समितियों के कार्य थे। और हर समिति में क्या थे? मेगास्थनीज ने बताया था कि हर समिति में कुल 5-5 क्या होते थे? सदस्य हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से क्या कर दिया था? मुक्त कर दिया था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? नायक कहलाता था। तो जो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। और जो सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो कौन होता था? सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में जो 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। और हमने पहले भी फ्रेंड्स पढ़ा है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। और अभी हमने 6 समितियां पढ़ी थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग जो था वो महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। तो मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग जो था वो किसके अधीन था? महामात्य सर्प नामक अमात्य के क्या रहता था? अधीन रहता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष क्या कहा गया है? अर्थशास्त्र में अगर हम गुप्तचर को पढ़ते हैं तो गूढ़ पुरुष कहा गया है, तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? संस्था कहा जाता था। कि अगर क्योंकि गुप्तचरों का क्या काम होता था? अलग अलग जगहों पर जाकर, लेकिन ऐसे भी गुप्तचर होते थे जिनका काम होता था एक ही जगह पर रहकर काम करना। ऐसे गुप्तचर को क्या कहा जाता था? संस्था कहा जाता था। और अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष कहा गया है। अब हम बात करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? संचार कहा जाता था। एक ही जगह अगर है तो संस्था, और अगर अलग अलग जगह के जाके कार्य कर रहा है तो क्या कहा जाता था? संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। तो अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। तो सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? राजुक कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रिक कहा जाता था। मतलब वर्षा की जरूरत नहीं, फिर भी अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? अदेव मात्रिक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में क्या किया था? विभाजित किया था। पहला दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। इन 7 वर्गों में क्या किया था? भारतीय समाज को क्या किया था? विभाजित किया था। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा किससे सहायता प्राप्त की थी? कश्मीर के राजा परवर्तक से क्या की थी?
सहायता प्राप्त की थी। शासन 137 वर्षों तक रहा। तो मौर्य शासन कुल कितने वर्षों तक रहा? 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा। तो अगर हम पुराण की बात करते हैं तो कितने राजा हुए? 10 राजा हुए टोटल। और वहीं पे अगर वायु पुराण के अनुसार देखते हैं तो कुल कितने राजा हुए? 9 राजा हुए। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी। और मगध पर कौन सी वंश का स्थापना हो गया? मौर्य वंश के बाद अगला कौन सा वंश आता है? शुंग वंश आता है। अब फ्रेंड्स, हमने ये चीज़ नहीं देखी थी इसमें कि सैन्य समिति और उनके कार्यों के बारे में। तो सैन्य समिति में अगर हम देखें तो पहली जो समिति थी जल सेना की व्यवस्था करना, दूसरी समिति थी यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना, तीसरी पैदल सैनिक की देखरेख, चौथी अश्वरोहियों की सेना की देखरेख, पांचवी गज सेना की देखरेख, और छठी जो थी वो कौन सी थी? रथ सेना की देखरेख। अब हम बात करते हैं जो मौर्य साम्राज्य के बाद जो अगला साम्राज्य था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन था? बृहद्रथ था। और बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी थी? जो बृहद्रथ को मारा किसने था? तो पुष्य उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था। और इसके बाद मौर्य वंश खत्म हो जाता है और अगले वंश की जो शुरुआत होती है वो कौन सी होती है? ब्राह्मण साम्राज्य की शुरुआत होती है। तो अगर हम देखते हैं ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में, तो पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की क्या की थी? नींव डाली थी। तो मगध पे अब मौर्य साम्राज्य को खत्म करके शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? तो किसने डाली थी? पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। और ये कौन सी जाति का था? ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? पराजित किया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने किसको पराजित किया था? इंडो यूनानी शासक मिनांडर को क्या किया था? पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। ये फ्रेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। और इनके लिए जो ये यज्ञ थे, अश्वमेध यज्ञ, ये किसने करवाए थे? तो पतंजलि ने करवाए थे। भरहुत स्तूप का निर्माण भी किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो अंतिम शासक जो शुंग वंश का था वो कौन था? देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी। किसने की थी? वासुदेव ने कर दी। और मगध की गद्दी पर कौन सी वंश का स्थापना हुई? कण्व वंश की। तो हमने देखा मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा साम्राज्य आया? शुंग या ब्राह्मण साम्राज्य आया। अब क्या हो रहा है? जो शुंग वंश था उसका अंतिम शासक कौन है? देवभूति। देवभूति की कर दी गई? हत्या की गई वासुदेव के द्वारा। और वासुदेव ने कौन से वंश की स्थापना की? कण्व वंश की स्थापना की। और कण्व वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? सुशर्मा था। अब अगर हम देखें तो जो कण्व वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। तो सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की क्या कर दी? हत्या कर दी। और सिमुक ने कौन से वंश की स्थापना की? तो सातवाहन वंश की क्या करी थी? स्थापना की थी। सातवाहन या जिसे आंध्र वंश भी कहा जाता है, शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे में क्या की थी? स्थापित की थी। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन थे? सिमुक, सातवर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी, पुलुमावी और यज्ञश्री सातकर्णी। तो ये कौन थे? ये जो थे वो सातवाहन वंश के जो थे वो कौन थे? प्रमुख शासक थे। शेमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र, पुलुमावी और यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ किया था। तो कितने? 2 अश्वमेध और 1 राजसूय क्या किया था? यज्ञ किया था। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध जो साहित्यकार थे वो कौन थे? हाल एवं गुणाढ्य। तो अगर हम बात करते हैं प्रसिद्ध साहित्यकार तो कौन थे? हाल एवं गुणाढ्य। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की क्या की है? रचना की थी। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का क्या किया? प्रचलन किया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पोटीन जो मुद्राओं का प्रचलन किसने किया था? तो सातवाहन शासकों ने किया था। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे कहाँ से मंगाया जाता था? रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ जो किया गया था वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? सातवाहन शासकों के द्वारा ही किया गया था। सातवाहनों की राजकीय भाषा जो थी वो कौन सी थी? प्राकृत। और लिपि जो थी वो कैसी थी? ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मातृ तंत्रात्मक ढांचे का क्या मिलता है? आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृ तंत्रात्मक था, क्योंकि सिंहासन का जो उत्तराधिकारी होता था वो कैसा होता था? पुत्र हुआ करता था। तो अगर हम इसी तरीके से देखा कि अगर हम देखते हैं कि मतलब अगर उनके नाम के हिसाब से देखें तो कैसा था? मातृ तंत्रात्मक। लेकिन अगर हम बात करते हैं राजकुल के हिसाब से तो कैसा चलता था? पितृ तंत्रात्मक चलता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रशासन का काम था वो किसको सौंपा? गौल्मिक को सौंपा।
वाल्मीकि एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ कौन-कौन सी हैं? कार्ले का चैत्य, अजात एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला का विकास। तो ये उनकी महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के क्या कहे जाते हैं? स्वामी कहे जाते हैं। तो जो भी सातवाहन शासक होते थे, इनको क्या कहा जाता था? दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का क्या किया था? काम किया था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हमने अपना 16वां टॉपिक भी लूसेंट का क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे लगे हों। तो प्लीज़, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए हों, आपको लग रहा हो कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।